Hello, my name is Sujit Singh Kandari, lecturer English, School Education, Uttarakhand. Today we are going to start a new chapter. Class is 11th, subject English. The book is Snapshots, and this lesson is divided into two parts. So this is first part of this chapter, the address, and the writer is Maga Minko. Let's see the points that we are going to discuss about the author, theme of the story, summary of the lesson, understanding the text, assessment, and the last part is homework. Let's see about the author first. Let's read about the author first. Maga Minko, born as Sarah Minko, was a Dutch journalist and writer, as well as a Holocaust survivor. She was born on March 31st, 1920, and her real surname was Menko. Her first book, Het Bittere Kruid, The Bitter Herb, describes the deportation of her family and her own survival in hiding during World War II. She is also the author of other books such as De andere Kant, En Leeg Huis, The Wall, and The Glazen Brug. So it's story from Holland, that's called Dutchland also. So that's why she's Dutch journalist. ये कहानी हॉलैंड की है तो उसको डचलैंड भी कहते हैं, इसलिए एक डच जर्नलिस्ट थी, एक राइटर थी. उनकी कुछ किताबों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और उसमें से एक किताब उनके अपने एक जीवन के बारे में है, जो उन्होंने समस्याएं जो झेली हैं, जो समय उन्होंने बिताया था जब वहाँ पे हॉलोकास्ट चल रहा था. पूरे यूरोप में एक समय था जब युद्ध के बाद लोगों को कैंप्स में बंद करके उनको जो यातनाएं दी जाती थी, उनको मारा जाता था, उनको तरह तरह की शारीरिक मानसिक यातनाएं दी जाती थी. वो एक दौर था. तो एक हॉलोकॉस्ट कहते हैं जब बड़ी मात्रा में हम जो है लोगों को मारते हैं, उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं. किलिंग पीपल इन अ बिग नंबर्स. लेट्स सी द थीम ऑफ द स्टोरी. This story is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. ये कहानी एक लड़की की है, एक विशद ब्यौरा है जो अपनी माँ की चीजों को ढूंढने जाती है. ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है और इसकी पृष्ठभूमि हॉलैंड में है. एक विशद ब्यौरा है एक लड़की के. ये एक विशद ब्यौरा है जहां पर एक लड़की उन चीजों को ढूंढने निकलती है जो उसकी माँ की यादों से जुड़ी हुई हैं. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel, and remember, she leaves everything behind, as it could not bring her dead mother back. लेकिन उन चीजों को पाने के बाद भी वो उन चीजों को देखना नहीं चाहती, उनको छूना नहीं चाहती, उनको महसूस नहीं करना चाहती, अब उनकी यादों में जाना नहीं चाहती है. वो उन चीजों को मिलने के बाद भी उनको छोड़ देती है, उनको वापस नहीं लाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीजें मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती हैं. बीते वक्त को वापस भले ले आए यादों में, लेकिन माँ को अब वापस नहीं ला सकती. माँ अब रही नहीं. She decides to move on and live with only memories of the former times. वो तय करती है कि अब जीवन के साथ आगे बढ़ा जाए और जो पुरानी यादें हैं उन यादों के साथ रहा जाए अपने बीते हुए समय में, उन चीजों को छोड़ करके जो चीजें उसको मिली हैं. The address that had held so much importance till she visited that place lost its value, and the girl realized that it could get her nothing but pain. वो पता जिसके लिए वो घूम रही थी, जो इसके जीवन में इतना महत्वपूर्ण था कि उसने कई साल इंतजार किया उस जगह को वापस जाने के लिए, अचानक उस जगह की कीमत कम हो गई, उन चीजों की कीमत कम हो गई है, क्योंकि उस लड़की ने महसूस किया कि ये चीजें उसको कुछ नहीं दे सकती हैं सिवाय दर्द के, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो बीते हुए समय की याद दिलाएंगी, माँ की याद दिलाएंगी, परिवार की याद दिलाएंगी, जो उसके पास अब नहीं है. Let's see the summary. The Address is a short story written by Dutch writer Maga Minko, who survived the Holocaust in Holland during the Second World War.
ये कहानी द एड्रेस एक लघु कथा है जो एक डच राइटर के द्वारा, हॉलैंड की रहने वाली एक लेखिका मागा मिनको द्वारा लिखी गई है, जो अपने सर्वाइवल को, अपने किसी तरह से बचे हुए रहने को बताती है कि हॉलैंड में जब द्वितीय विश्व चल रहा था उसके बाद उसकी जो वहां पे एक रक्तपात हुआ, उस रक्तपात में किस तरह से वो बची, उस घटना को बताती है। In the story, Magamenko describes a daughter's search for her mother's belongings that were given to Mrs. Darling and a contents for safekeeping before the war reached Holland. इस कहानी में मागामिनको जो एक लड़की है वो वर्णन करती है उन चीजों के बारे में जो उसकी माँ से जुड़ी हुई है, जो उसकी माँ ने अपने एक परिचित को दी थी जिनका नाम मिसेस डार्लिंग था, कि वो अपने पास उन चीजों को सुरक्षित रखे। जब लड़ाई शुरू हुई तो चीजें सुरक्षित रखना जरूरी था, तो हॉलैंड में जब वो रहते थे तो उसकी माँ ने अपनी चीजों को उस महिला को अपने घर में सुरक्षित रखने के लिए दिया, क्योंकि ये हॉलैंड से बाहर कहीं रहते थे, ये कहीं इनको जाना था। As she finds the house whose address was given to her by her mother long ago, as she finds the house whose address was given to her by her mother long ago, she experiences a rather cold and hesitant reaction from Mrs. Darling the first time. जब उसको पता मिलता है, उस पते पर वो जाती है जो उसकी माँ ने उसको एक लंबे समय पहले दिया था, उसको महसूस होता है कि जब उस महिला मिसेस डार्लिंग से मिली तो उनका जो प्रतिक्रियाएं थी वो एक ठंडी और एक बुझी बुझी सी, एक बेरुखी सी, एक तलखी सी उनके मुलाकात में थी जब पहली बार मिली उनसे। जब वो लड़की पहली बार मिसेस डार्लिंग से मिली तो उसको महसूस हुआ जैसे उनके व्यवहार में एक ठंडापन और एक तलखी थी। She decides to go on for a second time, and this time she is able to see her mother's possessions. वो तय करती है कि एक बार फिर उस पते पर जाएगी और इस बार उसको अपनी माँ से जुड़ी हुई चीजें वहां मिल गई। Unexpectedly, she feels horror and pain at the sight of those objects and decides to leave without taking anything with her. लेकिन अचानक नाउमीदी सी, जो उसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक उसको महसूस हुआ जैसे वो चीजें जिनको वो देख रही थी, जो उसके सामने थी, वो उसके अंदर एक डर और एक दर्द को पैदा कर रही थी। और तब उसने तय किया कि इनसे छुटकारा पाने के लिए वो उन चीजों को वहीं छोड़ करके चली जाएगी। तब उसने तय किया कि वो उन चीजों को लिए बगैर वहां से वापस चली जाएगी। लेट्स रीड द चैप्टर नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। द एड्रेस, the short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये हॉलैंड की एक कथा है। ये लड़ाई के बाद की कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि हॉलैंड है और एक लड़की के द्वारा एक मार्मिक ब्यौरा है। Before reading this chapter, let's read the chapter now. Now, let's understand the text. Before that, we'll see those tub words that are coming here. Poignant, marmik, account, ब्यौरा, evoke, जागृत करना, resolve, प्रण. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये कहानी हॉलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो एक युद्ध के बाद एक लड़की के द्वारा लिखी गई विशद ब्यौरा है उन चीजों के बारे में जो उससे मां से संबंधित थी। उनकी ढूंढ में जाती है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब उसको चीजें मिलती हैं तो वो चीजें उसकी पुरानी यादों को उसके मन में, उसके दिमाग में जागृत कर देती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. लेकिन इस सब के बावजूद वो तय करती है कि उन चीजों को वहीं छोड़ जाएगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। Let's see the top words. Poignant account, मार्मिक ब्यौरा, evoke जागृत करना, resolve प्रण. Let's see the top words first. Searchingly टटोलना,
चिंक जरा सा। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप मेरे को जानती हैं? मैंने पूछा, क्या मैं आपको अभी भी याद हूं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मेरे को एक खोजपूर्ण दृष्टि से देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा खोला हुआ था ताकि केवल दिखाई दे बाहर कौन खड़ा है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उनको थोड़ा और सही से दिखने के लिए और नजदीक आ गई, सीढ़ी में और ऊपर आ गई, दरवाजे के और नजदीक। नो, आई डोंट नो यू। नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूं। आई एम मिसेस एस डॉटर। तो मैंने उनको बताया, मैं मिसेस एस की लड़की हूं। एस मीन्स जैसे हम कहते हैं XYZ, हम कहते हैं मैं फलां का बच्चा हूं, मैं फलां का बेटा हूं, फलां की बेटी हूं, वैसे ही एक्सप्रेशन यूज किया, मैं एस की लड़की। लेट्स सी द टफ वर्ड अगेन। प्रिवेंट रोकना, स्टेयर घूरना, फ्लीटिंगली सरसरी तौर पर। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उन्होंने दरवाजे को अपने हाथ से थामा हुआ था, ऐसे कि माना जैसे चाहती हो कि दरवाजा और ज्यादा न खुले। जितना उन्होंने खोला सा उससे ज्यादा। Her face gave absolutely no sign of recognition. उनके चेहरे पर कोई ऐसे भाव नहीं थे कि जिससे लगता हो कि वो मुझको पहचानती थी। She kept staring at me in silence. बल्कि मेरे को वो चुपचाप घूरती रही, एकटक देखती रही। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. मुझे लगा शायद मैं गलती कर गई हूं इस पते में। मैं गलत पते पर आ गई हूं। मुझको लगा, मैंने सोचा, ये शायद वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रही थी। I had seen her only once fleetingly, and that was years ago. वैसे भी मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा था, और वो भी एक सरसरी तौर पर, एक सरसरी निगाह से, और वो भी बहुत लंबी समय की, बहुत पुरानी, और वो भी एक बहुत पुराने बात, और ये बात भी कई साल पुरानी है। लेट्स सी द टॉप वर्ड्स वंस अगेन। निटेड बुना हुआ, कार्डिगन महिलाओं का स्वेटर, पेल रंगहीन। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और इस बात की बड़ी संभावना भी थी क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका था, तो मुझको लगा शायद गलत दरवाजे पे मैंने घंटी बजा दी है। The woman let go of the door and stepped to the side. तब उस औरत ने दरवाजे को थोड़ा खुलने दिया और अपने आप दरवाजे के किनारे पे जाके खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. और तब मैंने देखा कि उस महिला ने मेरी माँ का बुना हुआ एक हरे रंग का स्वेटर पहना हुआ था। कार्डिगन महिलाओं का स्वेटर के लिए कहते हैं, जैसे हम लोग स्वेटर यूज करते हैं। स्वेटर इज बेसिकली कॉमन जेंडर वर्ड। स्वेटर हम महिला पुरुषों के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम बेसिकली स्वेटर वो पुरुषों का जो गर्म ऊपर का जो वस्त्र है वो ऊनी, उसके लिए कहते हैं। तो कार्डिगन हम जब यूज करते हैं तो उसका मतलब महिलाओं से संबंधित होता है। द वुडन बटन्स वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और तब मैंने देखा जो उसके बटन थे वो मुझे याद है लकड़ी के थे, वो बने हुए बटन थे, और वो धोने के बाद एक लंबे समय तक उनको जब धुले हुए, और वो एक लंबे समय तक धुलने के बाद रंगहीन हो गए थे। उन बटन का रंग उड़ गया। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. जब उन्होंने देखा कि मैं उनको देख रही थी एकटक, तो जब उस महिला ने देखा कि मैं उनकी स्वेटर को देख रही थी, उनकी कोटी को देख रही थी, तो उन्होंने फिर अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छुपा दिया। But I knew now that I was right. लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं बिल्कुल सही जगह आई थी। Well, you knew my mother, I asked. तब मैंने पूछा, हाँ तो आप मेरी माँ को जानती थी ना? Have you come back? said the woman. उस महिला ने कहा, क्या आप लोग वापस आ गए हैं? I thought that no one had come back. मैं सोच रही थी शायद कोई वापस नहीं आया है। Only me. मैंने कहा नहीं, केवल मैं वापस आई। Let's see the top words. Passage गलियारा, मस्टी सीलन युक्त, emerged प्रकट होना, emerge प्रकट होना, convenient
सुविधाजनक. A door opened and closed in the passage behind her. तभी मैंने महसूस किया कि उस महिला के पीछे जो गलियारा था घर का, वहां पर एक दरवाजा खुला और बंद हुआ. A musty smell emerged. क्योंकि एक सीलन की सी दुर्गंध प्रकट हुई. अंदर से सीलन की एक दुर्गंध महसूस हुई. I regret, I cannot do anything for you. उस महिला ने कहा, माफ करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूं. I've come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैंने कहा, मैं खास तौर से ट्रेन से आई हूं, मुश्किलात से. मुझे सिर्फ आपके लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपके साथ बात करनी थी. मैं थोड़ा समय आपसे बात करना चाहती थी. It is not convenient for me now, said the woman. I cannot see you another time. तब उस महिला ने कहा, मेरे लिए यह समय सुविधाजनक नहीं है. मैं आपको इस समय नहीं मिल सकती हूं. फिर कभी आना. Cannot see means देखना होता है. see means यहां पर मुलाकात से है. When we see someone, that means also means हम मुलाकात करते हैं. इसलिए उस महिला ने कहा, I cannot see you. इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती. इसका मतलब है इस समय मैं आपसे नहीं मिल सकती. फिर कभी आना. Let's see the top words. Nod. Nod कहते हैं सिर हिलाने के लिए. वो हाँ में या ना में हम कैसे भी हिला सकते हैं. बे मीन्स गलियारा. Stare, घूरना. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उस महिला ने तब अस्वीकृति के साथ सर हिलाया. नॉड कहते हैं हम सर हिलाने के लिए. सर स्वीकृति में, अस्वीकृति में, किसी के साथ असहमति में हम सर को हिलाते हैं. उसके बहुत सारे मायने होते हैं अलग अलग. तो ऐसे ही उसने भी सर हिलाया. तो उसके सर हिलाने का मतलब था कि नहीं, अस्वीकृति थी. और उसने बड़ी सावधानी के साथ अपने दरवाजे को बंद किया, इस तरह से जैसे माना अंदर कोई भी व्यक्ति जो हो वो उनको डिस्टर्बेंस ना हो, वो व्यक्ति जो घर के अंदर थे उनको दिक्कत ना हो. I stood where I was on the step. मैं वहीं खड़ी रही जहां पे मैं सीढ़ी में खड़ी थी घर के बाहर. The curtain in front of the bay window moved. तभी मैंने देखा कि जो गलियारा था उस गलियारे के सामने ही एक खिड़की थी. उस पे खिड़की पे जो विंडो थी वहां पे जो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा थोड़ा हिला. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. किसी ने मुझको एक टक देखा और तब शायद पूछा होगा उस महिला से कि ये क्या चाहती थी, इनको क्या चाहिए था. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. और उस महिला ने शायद उत्तर दिया होगा, नहीं कुछ नहीं था. Let's see the tough word. Let's see the tough words. Enamel, paint, jam, चौखट. I looked at the name plate again. मैंने एक बार फिर से उस घर के नाम की पट्टी को देखा. Darling, it said in black letters on white enamel. उस पर सफेद पेंट के ऊपर काले पेंट से लिखा गया था डार्लिंग. ये उनका नाम है, उनका सरनेम है, उनकी जो जाति है डार्लिंग है. डार्लिंग इट सेड, कोई चीज कहती नहीं है. इट सेड का मतलब होता है लिखा गया, कहा गया. जब हम कहते हैं इट सेड, इट मीन्स इट्स रिटन. इट डजंट से, थिंग्स डोंट से, वी से. इट सेज, इट रीड्स, दैट मीन्स इट वॉज रिटन ऑन इट, सो वी रीड, वी से. हम कहते हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं. तो उस पर लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा, सफेद पेंट के ऊपर काले अक्षरों से डार्लिंग लिखा हुआ था, वो एड्रेस जिसको ढूंढ रही थी. एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46. और उसके ऊपर जो जैम था, जैम कहते हैं चौखट के लिए, जो लकड़ी की चौखट थी, उस पर थोड़ा ऊपर लिखा था, उस घर का नंबर पड़ा हुआ था, नंबर 46. ये एड्रेस है जिस एड्रेस को वो ढूंढ रही थी, नंबर 46 डार्लिंग हाउस. ये वो पता था जिसको वो ढूंढ रही थी, डार्लिंग नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. जब मैं वापस धीरे धीरे कदमों से लौट रही थी स्टेशन की तरफ वापस, तो मैं अपने मन में सोच रही थी अपने माँ के बारे में. मैं ख्यालों में अपनी माँ को याद कर रही थी जिसने कई साल पहले मेरे को ये पता दिया था. It had been in the first half of the war. ये बात युद्ध के पहले हिस्से की है.
I was home for a few days and it struck me immediately that something about the rooms had changed. मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और अचानक एक बात मेरे को महसूस हुई कि घर में कुछ चीजें गायब थी या परिवर्तित हो गई थी कुछ चीजें. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. बहुत सारी चीजें थी जिनको मैं इस समय याद कर रही थी, जो मेरी निगाहों से इस समय मुझको याद. बहुत सारी चीजें थी जो मुझको लगता था इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है. माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. मेरी माँ इस बात को देख करके बड़ी हैरान हुई. वो आश्चर्यचकित थी कि मैंने इतनी जल्दी इन चीजों को गौर कर लिया था. मेरी माँ इस बात को लेकर के बड़ी आश्चर्यचकित थी कि मैंने इतनी जल्दी उन चीजों पे गौर कर लिया था. लेट्स सी द टॉप वर्ड्स. अपैरेंटली, स्पष्ट तौर पर. अकंटांस, परिचित. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. तब मेरी माँ ने मेरे को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. मैंने कभी इस नाम के बारे में सुना नहीं था, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे समझ गई थी कि ये मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित है, जिनको उन्होंने एक लंबे वक्त से नहीं देखा था, जिनसे उनकी मुलाकात कई सालों से नहीं हुई थी. She suddenly turned up and renewed their contact. वो महिला अचानक प्रकट हुई थी और उसने अपने उन पुराने संबंधों को एक बार फिर से तरोताजा कर दिया था. Since then she had come regularly. और तब से उस महिला का लगातार हमारे घर में आना जाना. Let's see the top words. टेबल सिल्वर, चांदी के बर्तन. एंटीक, विशिष्ट. लग, ढोना. वासेस, वास मीन्स फूलदान. क्रिक, चटकना. क्रॉकरी, बर्तन. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब भी वो यहाँ आती है हमारे घर में, तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के जाती है. She took all the table silver in one go. और हमारे घर में जो चांदी के बर्तन थे, उनको एक बार में सब लेकर के गई एक साथ. And then the antique plates that hung there. और तब उन प्लेट को लेकर के गई, उन थालियों को लेकर के गई, वो जो हमारे घर में बड़ी पुरानी थी. और उसके बाद वो हमारे घर में जो नया प्लेट थी, जो तस्तरियां थी पुरानी, जो वहां लटका करती थी सामने, वो उनको लेकर के गई. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her back from the crockery. और जब वो उन फूलदान को ले गई ना, बड़े बड़े हमारे घर से, उनको जब उसने ढोया, तो मुझको बड़ी चिंता हुई बेचारी की, क्योंकि मुझको लगता है कहीं उसकी कमर न चटक गई हो उससे. जब वो अपनी पीठ में ढो करके बर्तनों को, फूलदानों को लेकर के गई, तो मुझको बड़ी चिंता हुई कहीं उस बेचारी की कमर में मोच ना आ गई. लेट्स सी द टॉप वर्ड्स. डेयर मीन्स साहस. इंसिस्ट, आग्रह करना. माय मदर shook her head pityingly. मेरी माँ ने तब बड़ी सहानुभूति और दया के साथ अपना सर हिलाया, उस महिला की स्थिति को देखते हुए, उसके दर्द को समझते हुए. I would never have dared ask her. और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था. डेयर कहते हैं साहस. डेयर सामान्यतः हम दुस्साहस के लिए यूज करते हैं. ब्रेवरी और डेयर में यही फर्क है. ब्रेवरी का मतलब होता है साहस, और डेयर का मतलब होता है जो हम साहस से बढ़ करके करते हैं, उसको दुस्साहस कहते हैं. तो डेयरिंग में से एक तरह दुस्साहस है. मेरे अंदर वो दुस्साहस नहीं था कि मैं अपनी माँ से पूछ सकूं, इस बारे में प्रश्न कर सकूं. She suggested it to me herself. मेरी माँ ने स्वयं मेरे को इस बात को समझाया. She even insisted. और उसके बाद इस बात को भी आग्रह किया, उन्होंने इस बात पे जोर दिया. She wanted to save all my nice things. वो हमारी जितनी अच्छी चीजें हैं उन सबको बचाना चाहती है. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. वो कहती है कि यदि हमको यहां से जाना पड़ा तो हम इन सारी चीजों को खो देंगे, ये टूट जाएंगी, खो जाएंगी. तो इससे बचाने के लिए वो कहती है कि तुम इन्हें मेरे पास रख दो, मैं इनको सुरक्षित रखूंगी. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. मैंने पूछा, क्या तुमने उससे सहमति बना ली है कि वो उन सब चीजों को रखेगी? इस एग्रीड का मतलब होता है एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह का सहमति पत्र. वो पूछना ये चाहती थी कि क्या तुम्हारा कोई लिखित
एग्रीमेंट हुआ है, क्या कोई लिखित समझौता हुआ है, कल की डेट में यदि कल की तारीख में आपको चीजों की जरूरत है तो आनाकानी ना करें। तो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, हम एक लिखित समझौता करते हैं। तो वो उसी तरह से पूछ रही है कि आपके बीच कोई लिखित काम है क्या। As if that's necessary, my mother, as if that's necessary, my mother cried. मेरी माँ इसको सुनकर के नाराज हुई और चिल्लाई, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे ये बहुत जरूरी है। It would simply be an insult to talk like that. और इस तरह से बात करना तो एक तरह की बेइज्जती करना है उस महिला की। And think about the risk she is running each time she goes out the door with a full suitcase or bag. और जरा उस रिस्क के बारे में सोचो, जरा उस मुश्किलात के बारे में सोचो जो उस जीवन उसको जीवन के अपने जीवन के प्रति जो लेना पड़ता है हर बार जब इस घर से निकलती है सामान लेकर के। इन हालातों में जब भरा हुआ सूटकेस, भरा हुआ एक कपड़ों का थैला, सूटकेस कहते हैं कपड़ों के बैग के लिए, या फिर कोई थैला, ये हमारे घर से जब वो निकलती है कपड़ों के बड़े थैले लेकर के, या थैले जिसमें चीजें रखी रहती हैं उसको लेकर के जब वो निकलती है हमारे घर से, तो अपने जीवन को लेकर के कितना खतरा मोल लेती है उसके बारे में सोचो जरा। इस युद्ध के हालात में कोई उसको लूट सकता है, कोई उसको मार सकता है। लेट्स सी द टफ वर्ड्स। कन्विंस, संतुष्ट, रिप्रोविंग, reprove, गुस्सा। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ मुझको देख करके एक चीज तो समझ गई थी, उन्होंने एक चीज पे गौर कर लिया था कि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. तब मेरी माँ ने मेरे को एक गुस्से से भरी हुई, एक नाराजगी से भरी हुई एक नजर से देखा और उसके बाद फिर हमने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। Let's see the tough words. Upset, मूड खराब होना, साइट, नजारा, प्रेशियस, मूल्यवान। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इस बीच मैं इन सब चीजों को याद करते करते स्टेशन पे पहुंच गई थी और मैंने जो अपने रास्ते में चीजें पढ़ती थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than that was necessary. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. मैं जानती थी कि मैं अपने चिरपरिचित जगहों पर थी, वो जगह जहां मेरा एक वक्त बीता है, बचपन बीता, एक समय बीता है लंबा। लेकिन मैं जानती थी मैं एक बार फिर से अपनी चिरपरिचित जगहों पे घूम रही थी, उन जगहों से गुजर रही थी जहां मेरा वक्त बीता है, लड़ाई के बाद से पहली बार जब मैं वापस आई थी। लेकिन मैं उन चीजों में, उन जगहों में और ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना चाहती थी, जितना कि जरूरी हो उससे अधिक मैं उन जगहों को देखना नहीं चाहती थी। I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious life. क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इससे मैं अपना मूड खराब करूं, मेरा मन खराब हो। उन नजारों को देख करके, उन दृश्यों को देख करके, उन घरों के, उन गलियों के जो कभी आबाद हुआ करती थी, टूटी हुई गलियां, उजड़े हुए घर, जिनमें मेरी वो यादें हैं, मेरे बहुमूल्य समय की यादें जिनमें बसी हुई हैं, उन घरों को, उन टूटे हुए घरों को, उन जले हुए मकानों को, खराब उन टूटी हुई गलियों को देख करके मैं अपने आप को, अपने मन को खराब नहीं करना चाह रही थी। Let's see the tough word. To see someone out means विदा करना। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. मैं जब ट्रेन में बैठी तो एक बार फिर से मुझको महसूस हुआ जैसे मेरे सामने मिसेस डॉर्लिंग बैठी हुई थी। ठीक वैसी दिखती थी जैसे मैं पहली बार उनको मुलाकात हुई थी तब दिखती थी, वो ठीक उसी तरह से दिखी। उनको दिखना ही नहीं है, वो है नहीं मिसेस डॉर्लिंग, वो केवल अपने ख्यालों में, कल्पनाओं में इमेजिन कर रही जैसे उनके सामने बैठी हुई है। वो नहीं है ट्रेन में उनके सामने मिसेस डॉर्लिंग। It was the morning after the day my mother had told me about her. ये उस दिन सुबह की बात है जिस सुबह को मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया था। I got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. मैं देर से उठी थी और मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को विदा कर रही थी। To see someone out means विदा करना। See out कहते हैं किसी को विदा करना, किसी को विदाई देना। A woman with a broad back, और तब मैंने देखा एक महिला थी जिनकी पीठ बहुत चौड़ी थी। There's a word, beacon,
Becon means अभिवादन करना. This is my daughter, said my mother. मेरी माँ ने कहा, ये मेरी लड़की है. She beckoned to me. उन्होंने मेरी तरफ अभिवादन की तौर पर सर हिलाया. हम बिकॉन जब करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम सर को भी करते हैं, या हाथों से करते हैं, या कमर से करते हैं, कमर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, या हाथ से हाथ हिलाते हैं. तो ये तरीके हैं अभिवादन करने के. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. उस महिला ने फिर अपना सर हिलाया और एक हमारा जो कोट रैक था, जहां पर हम कोट रखते हैं, उसकी जो अलमारी है, उस अलमारी के नीचे से उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ों का एक बैग निकाला, कपड़ों का एक थैला निकाला. उन्होंने एक कपड़ों की अटैची निकाली. She wore a brown coat and a shapeless hat. उन्होंने एक भूरे रंग का कोट और एक टोपी पहनी थी जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था. उन्होंने भूरे रंग का कोट और बेडोल आकार की टोपी पहनी हुई थी. Does she live far away? I asked. मैंने पूछा, क्या ये दूर रहती है कहीं? Seeing the difficulty she had going out of the house. Does she live away? Does she live far away? I asked. Seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. मैंने उस मुश्किलात को, जो मुश्किलात उनको उस भारी भरकम अटैची को ले जाने में हो रही थी, उसको देखते हुए अपनी माँ से पूछा, क्या ये दूर रहती है कहीं? We have come to the end of this part. Next part will cover, the remaining of the lesson will cover in the coming parts. For this time we have done with our work. Let's see the points that we have discussed. The first one was about the author, then theme of the story, then summary of the lesson, understanding of the text, assessment, and now we'll see the homework. Let's have some questions suggestively for the homework. Question 1 is, write an article on the war scenes you have seen on your TV. Question 2, give your opinion on the current Israel-Palestine war. So we're going to end this part of this lesson here. Thank you. Have a nice time.